हेलो एवरीवन। हमारे पास व्हाट इज साइकोलॉजी चैप्टर के जो आगे वाले टॉपिक्स है वो मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। दैट इज द सब टॉपिक अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। सब टॉपिक 3 is the popular notion about psychology, and subtopic 4 comes under evolution of psychology. इस वीडियो में हम ये तीन टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे and the different aspects under the topics will be covered. अगर हम बात करें जो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर के बारे में बात हो रही है, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था दैट व्हाट इज माइंड एंड व्हाट इज ब्रेन। ब्रेन और माइंड में क्या फर्क होती है। एंड वही द साइंस जो थी वो पहले बोलती थी हमें माइंड को समझना चाहिए, हमें देखना चाहिए ये चीज। तो साइकोलॉजिस्ट जो थे बहुत डिकेड्स तक ये टैबू बन गया था माइंड के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज वी कांट इंडिकेट ना पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि वी कांट लोकेट इन द ब्रेन कि देयर इज अ माइंड। एंड हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट थिंग को कैसे हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, कैसे हम लोग फॉर्मुलेट करें कुछ, देयर इज नथिंग लाइक दैट। सो हमारे पास जो इसमें आ रहा था, साइंटिस्ट जो आ रहे थे इसमें, दे अंडरस्टूड दिस एंड उन्होंने कुछ हमें थैंकफुल रहना चाहिए कुछ न्यूरो साइंटिस्ट के लिए, न्यूरो साइंटिस्ट के लिए थैंकफुल रहना चाहिए। एंड सम फिजिसिस्ट उन्होंने ही इस पे रिसर्च करके तभी हमारे पास स्टडी मटेरियल, तभी हमारे पास रिसर्च आई, तभी हम कुछ फॉर्मुलेट कर पाए अपनी साइकोलॉजी वाले पिटारे में। सो व्हाट वाज दैट, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे इसमें। पहले ये सवाल उठा, इज माइंड सेम एज ब्रेन? नो। ये वो पहले बोला जाता था, पहले बिकॉज माइंड पे फोकस था, लेटर ऑन बोला गया नहीं। तो ये सेपरेट एंटिटी नहीं है, ये प्रेजेंट होती है इसी में। माइंड वर्क्स इंटरलिंकली वर्क्स विद द ब्रेन, ये बोला गया। इसमें हमारे पास कुछ बहुत सारे केसेस जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, जिससे हमें पता चलती है दैट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन। जब ब्रेन है तभी माइंड है, और ये इंटरलिंक्ड है आपस में। वी कांट से कि माइंड और ब्रेन डिफरेंट डिफरेंट है, बट वो इंटरलिंक्ड है। और जिसके पास ये है उसके पास ये भी है, और जिसको इसमें प्रॉब्लम है उसको इसमें भी प्रॉब्लम आ रही होगी। जहाँ पर हम लोगों ने पहले भी पिछली वीडियो पे भी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था दैट लोकेशन हमारे पास फ्रंटल लोब की होगी, पैराइटल लोब की होगी, फॉर एग्जांपल सेंसरी प्रॉब्लम्स होगी, यहाँ पर भी कुछ आ सकती है, डिसीजन मेकिंग, लर्निंग, मेमोरी, लाइकवाइज इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। हमारे पास कुछ केसेस है जिसके थ्रू हमें पता चलती है इस बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट दैट नाउ। we will discuss about some cases जिससे हमें थैंकफुल रहना चाहिए टू द न्यूरो साइंटिस्ट, टू द जो डॉक्टर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनकी वजह से हमें पता चली इस बारे में। टॉकिंग अबाउट द केस नंबर 1, दैट इज एथलीट हु लॉस्ट हिज आर्म, और वो कैसे फंक्शन आउट कर रहा था। एक एथलीट था, उसने अपनी आर्म लूज की बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। मोटरसाइकिल बाइक पे जा रहा था बेचारा, एक्सीडेंट हो गया एंड ही लूज हिज वन आर्म, इसकी एक आर्म चली गई। अब इसका तो इस आर्म पे कुछ फोकस नहीं होना चाहिए बिकॉज इसकी तो आर्म चली गई, अब ये आर्म कैसे फंक्शन करेगी। लेकिन कहते हैं कि जब इसको एक बार कॉफी और ऑफर की थी डॉक्टर्स ने या मे बी किसी ने भी, his phantom arm reached out to the coffee and when someone pulled it away he protested। मतलब इसने रिएक्शन दिखाई और इसकी जो जो भी हाफ आर्म थी वो सीधे पुल आउट हो गई टू ग्रैब द कॉफी। ऐसे ही है कैसे फंक्शन कर रही थी, व्हाई द ब्रेन वाज स्टिल फंक्शनिंग जबकि इसकी सेंसेस या नर्व्स लूज हो गई थी उसमें, half of the nerves was lost।
बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसकी आर्म चली गई थी, बट हाउ इट फंक्शन। तो ये सब चीजें हमें इनसे पता चली, बिकॉज माइंड भी एक्टिव रहता ब्रेन के साथ। तो ये सब चीजें रहती है। देयर आर अदर सिमिलर केसेस जो न्यूरो साइंटिस्ट ने डॉक्यूमेंट किए हैं, जिसमें एक का केस है दैट एक मैन था, यंग मैन, जिसको एक्सीडेंट जो था, कार एक्सीडेंट में ही गॉट इंजर्ड। इसका कार एक्सीडेंट हो गया था, इसके ब्रेन में इंजरी आई थी। ओके, इसके ब्रेन में इंजरी आते हुए क्या हो गया था, ही रिटर्न्ड होम फ्रॉम हॉस्पिटल और ये बोलने लगा कि मेरे पेरेंट्स तो नहीं है, ये कोई और है, दीज आर नॉट माई पेरेंट्स। होम पे जाकर इसने बोला कि नहीं, ये मेरे पेरेंट्स नहीं है। ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिज पेरेंट्स और हिज पेरेंट्स। तो बताया गया कि द पर्सन जो है उसकी किसी पार्ट ऑफ द ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, बट इसका माइंड तो चल रहा था। तो ये बिलीव किया जाता था अर्ली रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी पैरेलल है, बट ये बोला जाता है अब रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड ब्रेन जो है वो पैरेलल नहीं है, वो इंटरलिंक्ड है। बोथ आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। ये एग्जिस्ट करता है तभी ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है तभी ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सो वी कैन से दैट बोथ जो है वो पैरेलल नहीं है, वो इकट्ठे प्रेजेंट है। हमारे पास कुछ और चीजें भी है जो साइकोलॉजिकल साइंटिफिक रिसर्च में पता चली है। जैसे कि जब रिसर्च करते हैं तभी हमें नई चीजों के बारे में पता चलती है। जैसे कि रोल ऑफ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का रोल देखा गया है इमोशंस पे या बॉडीली रिस्पॉन्सेस पे। लाइक हम लोग कहते हैं दैट बी पॉजिटिव, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फ्यूचर, हैव गुड व्यू, मैनिफेस्टेशन। नाउ मार्केट में नया चीज है, मैनिफेस्टेशन करो तो सब चीजें तुम्हारी अट्रैक्ट होती है, एनर्जी। तो देखा गया है दैट पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की वजह से इमोशंस एंड बॉडीली रिस्पॉन्सेस पे बहुत ज्यादा असर आता है। ये रिसर्च है, ये रिसर्च से साबित है। इट इज नॉट अ बेस्ड ऑफ फैक्ट बाय मी, बाय एनी अदर एल्स पर्सन। ये रिसर्च बेस्ड ही है जो भी है। तो बॉडीली रिस्पॉन्सेस एंड इमोशंस पे बहुत ज्यादा अच्छा असर देखा गया है। जब हम एक अच्छे मूड में होते हैं, पॉजिटिव आउटलुक होता है, वी डोंट फील स्ट्रेस, वी डोंट फील लाइक अरे मैं तो कहीं और भाग ही जाता, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे इस जगह पे नहीं रहना। वी फील काम, रिलैक्स्ड। हमारे इमोशंस भी होते हैं, हम दूसरे की बात भी अच्छे से सुनते हैं, हमारा मूड भी स्टेबलाइज्ड होता है। हमारी बॉडीली रिस्पॉन्सेस भी होते हैं, हम लोग फेयर एंड हरी में नहीं होते, इम्पेशंस में नहीं होते हैं। तो इसका जो है रोल देखा गया, तो ये माइंड ही तो है। माइंड का रोल देखा गया है इमोशंस एंड बॉडीली। माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है, जिसे हम माइंडफुलनेस को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो देर आर डिफरेंट स्टडीज इस पे भी की गई है। आर्टरीज ब्लॉकेज में मेंटल इमेजरी, जैसे फोबिया को ट्रीट करने के लिए थ्रू मेंटल इमेजरी कहते हैं पहले तुम अंदर से डर को खत्म करो। लाइक इन फोबिया ट्रीटमेंट्स वी व्हाट वी डू, पहले हम लोग एक मेंटल इमेज पहले बनाते हैं, फिर लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता उसका जो स्टिमुलस है वो इंक्रीज करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है फोबिया को डिसेंसिटाइज किया जाता है, तो इसमें ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। तो बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स जो भी है, अब फोबिया क्या है, मे बी आप लोगों को ना पता हो, मैं बता दूं। फोबिया इज अ टर्म यूज्ड फॉर अ मेंटल डिसऑर्डर, कम्स अंडर अवर क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स के अंदर आता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर आता है, वेयर ट्रीटमेंट इज sought by the patient, सब जो भी है। एंड फोबिया जो होता है वो किसी भी चीज की तरफ इरेशनल फेयर होता है, किसी भी चीज या सिचुएशन की तरफ। जैसे किसी को होता है टाइगर्स का फोबिया, किसी को होता है क्लोज स्पेसेस का फोबिया।
There are different terms that are used for different phobias. आप लोग देखो कि क्लस्ट्रोफोबिया है, हाइड्रोफोबिया होता है, किसी को पानी से डर लगता है बहुत ज्यादा, किसी को हाइट से लगता है, किसी को बहुत सारी चीजों से, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती है, या किसी को सिचुएशन से, जैसे क्राउड से डर लगता है, सोशल एंजाइटी होती है, सोसाइटी को फेस करने में डर लगता है। तो ये इरेशनल फेयर होता है। एक फेयर होता है दैट इज प्रेजेंट टू एवरीबडी। Our body has fears, our body has anxieties, our body has these responses naturally present in us. But the fears that are irrational, that exceed its limit, तो उसको कंसिडर किया जाता है फोबिया में। इट इज नॉट लाइक कि हम लोग हर किसी चीज को फोबिया बोले, अरे इसको तो मतलब क्या, ये तो फोबिक है पर्सन, नहीं। इन अ जनरल स्लैंग लैंग्वेज, और हम लोग जो ऐसे नॉर्मल डे टू डे कन्वर्सेशंस में हम लोग यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं दिस वर्ड। मे बी दिस पर्सन इज हैज फोबिया ऑफ स्पाइडर्स, बट मे बी उसको उतना एक्सट्रीम ना हो। इसमें इरेशनल, एक्सट्रीम इरेशनल फेयर्स आते हैं, इसमें भी अपनी लेवल होती है। वी आर ऑल प्रोन टू फोबियाज, हमें भी डर होता है, बट हम थोड़ी ना कहेंगे दैट ही सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर। इट इज नॉट लाइक दैट। सो इसके बाद हम बात करेंगे, देयर केम अ न्यू फील्ड बिकॉज ऑफ दिस, ऑल दिस क्रक्स जो भी हम अभी पढ़ रहे थे। एक न्यू फील्ड ऑफ स्टडी आ गई, दैट वाज कॉल्ड साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। देयर इज अ टच ऑफ साइकोलॉजी, देयर इज अ टच ऑफ न्यूरो साइंटिस्ट, साइंस का जो भी है, एंड इम्यूनोलॉजी का, जिसमें हम पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। इसमें हम लोगों ने मोस्टली फोकस किया इफेक्ट ऑफ माइंड जो है वो इम्यून सिस्टम पे क्या है। जब माइंड जो होता है वो स्टेबल पोजीशन में होता है, दिमाग नहीं, ब्रेन नहीं, फिजिकल एंटिटी की बात नहीं हम कर रहे हैं, देयर इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी माइंड। जब माइंड जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, उसके इम्यून सिस्टम पे पर्सन की बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एंड अनस्टेबल माइंड होगा, इम्यून सिस्टम पे भी वैसे ही देखा गया है। दैट लेड टू द स्टडी, एक न्यू फील्ड ऑफ स्टडी which is known as psychoneuroimmunology. ओके, सो अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर में हमने पढ़ा माइंड के बारे में, हमने कुछ एग्जांपल्स ली, हमने कुछ रिसर्च ली जो रिसर्च से साबित है। इट इज नॉट बेस्ड अप एग्जांपल्स ऑफ माइंड, इट इज बेस्ड ऑन रिसर्च, इट इज बेस्ड ऑन न्यूरो साइंटिस्ट रिसर्च जिन्होंने देखा, एंड बहुत सारे केसेस है, डिफरेंट केसेस, एंड हियर वी गॉट सम केसेस डॉक्यूमेंटेड। एंड हमने पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का रोल देखा, इमोशंस पे क्या होता है, फोबिया फोबिया के बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। जो हमारे पास है पॉपुलर नोशन अबाउट साइकोलॉजी डिसिप्लिन क्या है। हम लोग को पता है ऑल पीपल एक्ट एज अ साइकोलॉजिस्ट टू सम पॉइंट ऑफ इन देयर लाइफ। किसी खुद के लिए करते हैं, सेल्फ के लिए, और फॉर द अदर बीइंग्स इन देयर लाइफ, फ्रेंड है, माँ बाप है। बहुत बार क्या होता है हमारी लाइफ में एक्ट करते हैं, अरे हम लोग वर्क नहीं कर पाते हैं तो मोटिवेट करते हैं, हम लोग को सपोर्ट देते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं, हम लोग के इरेशनल फेयर्स को रैशनल बनाने की हम लोग के थॉट्स में ही हमारा आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा दैट यू कन्वर्सेशन करते हो फ्रेंड के साथ, देन द आंसर्स कम टू योर माइंड, अरे ये तो मुझे पहले से ही पता थी, तो बाहर जब आप उसको समझा रहे होते हो आपके दिमाग में आंसर्स आ जाते हैं, अच्छा ये मेरे साथ मतलब ये है, तो सामने आ जाता है। जो कॉमन सेंस है वो हिंडसाइट पे बेस्ड होती है। साइंटिस्ट की नॉलेज जो है वो रन होती है लेकिन अगेंस्ट द कॉमन सेंस, वो कॉमन सेंस की अगेंस्ट वर्क करते हैं, कौन, साइंस। देन ही वो तो हाइपोथेसिस करते हैं। आप या मैं रोज रोज, हर कोई तो साइंटिस्ट नहीं बनता, हर कोई तो रिसर्च नहीं कर पाता। व्हाई दीज? बिकॉज दे रन अगेंस्ट द कॉमन सेंस। हमारे पास एक एग्जांपल है जो इसकी एक्सप्लेनेशन देती है ह्यूमन बिहेवियर की, बेस्ड ऑन हिंसाइट एंड एक्सप्लेन वेरी लिटिल। कुछ एग्जांपल्स है जो हिंसाइट की एग्जांपल तो देती है बट लिटिल एक्सप्लेन करती है। एक फ्रेंड है, आप उसे बहुत चाहते हैं, एंड ही बिकेम डिस्टेंट। ओके, व्हाट विल हैपन टू योर अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिम? जो आपकी अट्रैक्शन बढ़ चुकी थी उसकी तरफ, व्हाट विल हैपन टू दैट? आपके दिमाग में दो सवाल आएंगे। वन ऑफ देम इज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड करना है। द सेकेंड वन जो है आउट ऑफ माइंड, डिस्टेंस जो है, द सेकेंड वन जो रहेगा वो होगा कि डिस्टेंस से जो है हार्ट ग्रो फॉन्डर होता है। बोथ ऑफ देम तो अपोजिट स्टेटमेंट्स है जो तो आपका ब्रेन जो आपको देगा।
सॉरी आपका माइंड जो आपको देगा, सपोज आपका फ्रेंड जो है वो, आप, यू आर अनएबल टू फाइंड ए न्यू फ्रेंड, तो आप अपनी, आपको नया दोस्त नहीं मिल रहा, ठीक है, आपको नया दोस्त नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी पुराने दोस्त को याद करते फिरेंगे। यू विल रिमेम्बर हिम, होम, पुराने दोस्त को। नया दोस्त तो है आपके पास, सॉरी नहीं है आपके पास, यू विल रिमेम्बर द ओल्ड वन, ओके। यू विल रिमेम्बर योर फ्रेंड। तो ये, इन दिस केस द सेम, जब हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, विल एक्सप्लेन योर बिहेवियर। आपका जो ये है, आप बोलोगे कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, तो आपका बिहेवियर एक्सप्लेन करेगा ये, कि डिस्टेंस से मेरा प्यार बढ़ रहा है जैसे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिचुएशन बेस्ड ये है that you are unable to find a new friend, okay। नोटिस अगर हम करें, बोथ केसेस में एक्सप्लेनेशन कैसे फॉलो हो रही है, द ऑकरेंस ऑफ बिहेवियर, पहले बिहेवियर आपके साथ हो रहा है, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। लाइक आपके साथ पहले बिहेवियर हो रहा है, लाइक आप फ्रेंड नहीं ढूंढ पा रहे हो जैसे दूसरा, तभी आप अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पा रहे हो। व्हाट इफ अगर आप ढूंढ पाते अपने दूसरे फ्रेंड को, द सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, और आपका बिहेवियर डिफरेंटली, आप अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते। सो कॉमन सेंस जो है वो हिंसाइट बेस्ड होती है, लेकिन साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी साइंस ही है, वो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को लोकेट करती है ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके। बट ये कैसे पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, सिस्टमैटिक एक्सप्लेन्ड, ये वो नहीं होते हैं कि ऐसे ही हवा में ही बोल दिया, ये सिस्टमैटिक वे में होते हैं पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, जिसे हम लोग जो है प्रेडिक्ट कर पाते हैं। साइंटिस्ट की नॉलेज जो है वो रन अगेंस्ट कॉमन सेंस की होती है। अब हम एक स्टडी के बारे में पढ़ेंगे जो थी परफॉर्म की थी एक ने, उनका नाम था जोइक, ओके। जोइक ने 1975 जो थी, उन्होंने स्टूडेंट्स पे एक स्टडी की थी। वो कंसर्न थी, ये जो थी ये कंसर्न थी किस चीज को लेकर, शी वॉज कंसर्न अबाउट स्टूडेंट्स हु गिव अप इजीली, हु गिव अप इजीली, वो गिव अप क्यों करते हैं इजीली, व्हेन फेस्ड विद अ फेलियर, जब उनकी लाइफ में फेलियर आता है, व्हाई स्टूडेंट्स गिव अप, ये जानना चाहती थी, क्यों गिव अप करते हैं, व्हाई स्टूडेंट्स गिव अप, इनको जानना था। तो इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। एक्सपेरिमेंट सेटअप कैसे किया, कॉमन सेंस हमें क्या बोलती है, अगर आपको मैं पूछूं जरा बताओ इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, हम कैसे इनको ट्रीट करें, इन बच्चों को जो गिव अप इजीली करते हैं बिकॉज ऑफ द फेलियर जब वो फेस करते हैं, हमारी कॉमन सेंस बोलती है गिव देम द इजी प्रॉब्लम्स फर्स्ट, पहले आसान दो, जैसे बच्चे को हम लोग देते हैं, पहले आसान दो, फिर आगे आगे इंक्रीज करो, टफ टफ बना दो, ये हमारी कॉमन सेंस कहती है। ओनली लेटर गिव देम द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, वो फिर सॉल्व कर पाएंगे। ड्यूबिक ने इसी चीज को स्टडी किया, इसी कॉमन सेंस जो हमारी बातें बोलेंगी ना सब, कॉमन सेंस इसको स्टडी किया। तो इन्होंने क्या, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करने के लिए दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बनाए, दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बनाए। पहला पहला एंड दूसरा ग्रुप, ये दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूबिक ने फॉर्म किए। She took two group of students who were trained for 25 days in solving maths problem. दोनों ग्रुप्स को ट्रेन किया गया, दोनों ग्रुप्स को ट्रेन किया गया मैथ प्रॉब्लम के लिए, मैथ प्रॉब्लम के लिए दोनों ग्रुप्स को ट्रेन किया गया था मैथ प्रॉब्लम के लिए। 25 डेज की जो ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ, ड्वेक ने दोनों, पहले ग्रुप को, फर्स्ट ग्रुप वाज गिवन मैथ्स प्रॉब्लम इजी वाली, ठीक है, इजी वाली प्रॉब्लम्स उनको दी गई एंड दे वर एबल टू सॉल्व। और सेकंड ग्रुप को मिक्स थी, मिक्स्ड प्रॉब्लम्स थी, टफ भी थी इजी भी थी।
एंड डुवेक ने इनको बोला जब ये सॉल्व कर रहे थे एंड दे फेस्ड फेलियर, इनको बोला गया दैट इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफर्ट। बोला भी गया होगा दैट फर्स्ट ग्रुप तो कर रहा है सॉल्व, द टेस्ट इज द सेम, बट इनका जो क्वेश्चन जो भी सेटअप था वो मिक्स था। तो यही तो एक्सपेरिमेंट था, देखना कि हाउ दे विल रिएक्ट। तो देखा गया 25 डेज के पीरियड के बाद फिर से क्या हुआ, both the group were given problems, मैथ। फर्स्ट ग्रुप को देखा गया, अब उनके पास उसमें तो टफ प्रॉब्लम्स भी थी। देखा गया दे फेस फेलियर एंड गिव अप। उनको तो पहले इजी इजी दिया गया, एज जो बोला जाता है कॉमन सेंस हमारा, कि पहले इजी दो फिर जो टफ दो वो तो करेंगे, बट सेकंड को जब मिक्स दिया उनको उनको पता थी वो सक्सीड हो गए, बिकॉज दे एट्रीब्यूटेड देयर लैक ऑफ फेलियर टू द लैक ऑफ एफर्ट। तो उनको पता थी, उनके पास्ट में अब हो गया ना ये चीज, दैट उन्होंने जब फेस की प्रॉब्लम और उनको बोला गया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एफर्ट, उनको मिक्स दी गई थी पहले से ही प्रॉब्लम, तो उनको बोला गया ये चीज, तो वो सक्सेसफुल रह गए। तो ये कॉमन सेंस के अगेंस्ट बिलीफ जाता है कि दैट वी शुड गिव अ पर्सन या बच्चे को दे दो इजी इजी सवाल, और तब वो मुश्किल सवाल कर पाएगा। बट ये समझना चाहती थी गिव अप कैसे ना करे स्टूडेंट्स, तो इसने मिक्स दिया उनको पहले से ही, नॉट द लैडर फॉर्म्ड कि इजी बना दो फिर डिफिकल्ट बना दो, नॉट दिस। नाउ ऐसे ही हमारे पास एग्जाम्पल्स है notions की। empirical studies कहती है common sense also tells us that one is not able to give one's best if you are asked to perform before a large audience, but देखा गया है large audience के सामने भी ये है, and differently cultural biasness भी होती थी, biasnesses present होती थी men and women की differences में, कहते थे women are inferior, men are superior। तो ये cultural differences भी थी, but these are all wrong। Psychologists from, ये भी गलत है, साइकोलॉजिस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम तांत्रिक्स एस्ट्रोलॉजर्स। तांत्रिक्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ, दे आल्सो प्रिडिक्ट द बिहेवियर, अरे आपके फ्यूचर में तो ये होने वाला है, बट आर ऑल दे करेक्ट? नो, वो तो नोशन है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन साइंस। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन कौन करता है डेटा की? साइकोलॉजी, टू डेवलप प्रिंसिपल्स जो हमें ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में, साइकोलॉजिकल फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। So it is all because of the systematic examination propositions. And that's all in this slide. Now moving to the next slide, we will discuss about, now we will study about the evolution of psychology। इसमें हम लोग दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसमें हम दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, विल्हेल्म वुंड एंड विलियम जेम्स के बारे में। हाउ द विल्हेल्म वुंड ने स्ट्रक्चरलिज्म दिया एंड हाउ विलियम जेम्स अपोज्ड एंड गिव द फंक्शनलिस्ट अप्रोच। तो फर्स्ट हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल लैब जो थी वो सेटअप हुई थी 1879 में लिप्सिक जर्मनी में, जो मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में। बट हु सेटअप इट? विल्हेल्म वुंड ने सेटअप की थी। व्हाट ही वांटेड टू स्टडी, हमें तो पता है व्हाट एक्चुअल द मैटर जो था, व्हाट वांटेड ही, मतलब ये चाहता क्या था कि आप पढ़ेंगे, तो इनको पढ़ना था कॉन्शियसनेस के बारे में, इनको पढ़ना था बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द माइंड में, ये स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड के बारे में समझना चाहते थे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, इसी से ये वर्ड निकला, स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ना चाहते थे। ही वांटेड टू स्टडी अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म, ओके, स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। तो इन्होंने क्या प्रोसीजर यूटिलाइज किया इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट? इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है, सब्जेक्ट्स को खुद का डिस्क्राइब करना पड़ता है, मेंटल प्रोसेसेस, खुद के ही मेंटल प्रोसेसेस को डिस्कस और डिस्क्राइब करना पड़ता है। हाउएवर ये लेस साइंटिफिक है, वी नो
सब्जेक्टिविटी है। याद है मैंने बोला था साइकोलॉजी में हम लोग मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपीरियंसेस तो सब्जेक्टिव हो सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी एक सब्जेक्टिव मेथड है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब सेल्फ का इंट्रोस्पेक्ट करना, खुद। तो ये थोड़ा लेस साइंटिफिक था। सो इट डिडंट सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल कम्युनिटी एंड द साइंटिस्ट। तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थी, मूविंग टूवर्ड्स दिस स्लाइड, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थी विलियम जेम्स, जिन्होंने कैम्ब्रिज में एक लेबोरेटरी सेटअप की और उन्होंने एक अप्रोच तैयार किया दैट इज नोन एज फंक्शनलिस्ट अप्रोच। फंक्शनलिस्ट अप्रोच, हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम विल्हेल्म वुंड के अप्रोच से। तो ये जानना चाहते थे, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, साइकोलॉजी को स्टडी करना चाहिए व्हाट द माइंड डज। साइकोलॉजी को फोकस नहीं करना चाहिए स्ट्रक्चर पे। वाई साइकोलॉजी स्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए? साइकोलॉजी का मेन फोकस होना चाहिए हाउ, हाउ इट फंक्शंस, व्हाट इट फंक्शंस। तो इनका डिस्कशन जो था, इनका मैटर जो था, सब्जेक्ट मैटर, वो था बेस्ड ऑन माइंड करता क्या है, आखिर बिहेवियर करता क्या है, फंक्शन क्या है, रोल क्या है, कैसे होता है ये सब, ना कि स्ट्रक्चर पे। हमें तो प्रोसेसेस पे ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए फंक्शनलिस्ट अप्रोच बन गया ये। साइकोलॉजी साइकोलॉजी शुड इंस्टेड स्टडी द माइंड and how behavior functions in making people deal with the environment. For example, function is focused on behavior, enable people to satisfy their needs. तो एक थे विलियम जेम्स जो थे, अब वो कॉन्शियसनेस को बोलते थे कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है ये है क्या आखिर। जो इसका डिस्कशन इसने भी किया था विल्हेल्म वुंड ने यहाँ पर। कॉन्शियसनेस एक ऑनगोइंग स्ट्रीम ऑफ मेंटल प्रोसेसेस है जो हमारी इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट के साथ होती रहती है। कॉन्शियसनेस इज an ongoing stream of mental processes जो हमारी एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन के साथ होती रहती है। एक एजुकेशनल थिंकर थे जॉन डेवी, उनका हमने डिस्कस किया। तो उन्होंने आर्ग्यू किया दैट ह्यूमन बीइंग सीक टू फंक्शन इफेक्टिवली बाय अडेप्टिंग टू एनवायरनमेंट। तो इसी के तहत जो उन्होंने बोला था, इसी के तहत एक नया न्यू पर्सपेक्टिव इमर्ज हुआ जो हम दूसरी स्लाइड में डिस्कस करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो थे वो था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो था वो आ गया 20th सेंचुरी में आफ्टर फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म, मेनली स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट ये आ गया थॉट प्रोसेस। It focused on the organization of perceptual experiences instead of looking, इन्होंने भी बोला फोकस, फोकस हो गया perceptual experiences पे। हम स्ट्रक्चर पे नहीं ध्यान देंगे, हम देंगे ध्यान किस पे, what we experience उस पे ध्यान देंगे। is more than the perception itself. इन अदर वर्ड्स व्हाट वी एक्सपीरियंस, जो भी हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। देन इनपुट्स जो हमें मिलती है एनवायरनमेंट में, हमें क्यों उसको स्टडी करना है, हमें हमारे साथ जो हो रहा है हमें उसको स्टडी करना है। एग्जाम्पल एक लाइट बल्ब की अगर हम ले, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लाइट है, लाइट फ्रॉम ए सीरीज ऑफ फ्लैशिंग बल्ब्स जो है हमारी रेटिना पे पड़ती है। वी एक्सपीरियंस मूवमेंट ऑफ लाइट, हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी आंखें एक्सपीरियंस करती हैं। When we see a movie, we actually have a series of rapid moving images of still pictures falling on our retina. Then our perceptual experience जो है वो more है than elements. Experience एक holistic है, ये गेस्टाल्ट का कहना था। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लाइट बल्ब पे असर होता है, हम लोग कैसे एक्सपीरियंस ये करते हैं, हमारी प्रोसेसेस कैसे इन्वॉल्व होती है अंदर से, सेंसरी वगैरह जो भी है रेटिना पे पड़ती है। यू नो अ मूवी व्हेन आप वॉच करते हो, इट इज नॉट अ मूवी मोशन है, नो, इट इज अ पिक्चर। जैसे मैं ये स्लाइड बना रही हूँ एंड नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रही हूँ एंड एक वीडियो बनती जा रही है, वैसे ही एक मूवी होती है, वो एक शॉट होता है, एक पिक्चर होती है। द नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चर मोशन में जाती है, and then we have a movie.
तो वो कैसे परसेप्चुअल एक्सपीरियंस हमारा ब्रेन ले रहा होता है एंड बल्ब का एक्सपीरियंस कैसे ले रहा होता है, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट चैप्टर। आगे जाकर हमारे पास दूसरा थॉट जो था वो आया था बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में, एंड इसका बहुत ज्यादा आगे भी जिक्र है, पहले भी जिक्र था, बिहेवियरिस्ट आज भी है। ओके, एंड इसमें एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हुई है। तो रिमेम्बर इट, 1910 में ही फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोलते हैं जेबी वॉटसन को। इन्होंने भी रिजेक्ट किया आइडिया सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, किसको हम समझे, कॉन्शियसनेस को। इन्होंने कहा नहीं, व्हाई वी हैव टू स्टडी इट। ये लोग ये रिजेक्ट किया इन्होंने। ये किसकी वर्क से इन्फ्लुएंस थे, इन्फ्लुएंस बाय द पैवलियन वर्क ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। याद है मैंने आपको डिस्कस किया था स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में। द मेन जो था वो कंडीशनिंग टाइप्स ऑफ थिंग, वो एक एक्सपेरिमेंट फॉर्म किया था पैवलन ने। वो एक पोजीशन, मतलब उन्हें डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कंडीशनिंग की थी डॉग की ऑन द बेल। वो डॉग को स्टडी कर रहे थे समहाउ। उन्होंने ये खुद में देखा कि दैट सलाइवा आता है मुंह में, हाउ बेल पे आता है, रिंग पे आता है, फूड पे आता है, लेकिन जो ही बेल बजती है तब भी सलाइवा आता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे पूरा इसके बारे में। जो आईपी पेवलन की एक्सपेरिमेंट से थे, बिहेवियरिज्म आया। जेबी वॉटसन जो थे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी इनकी वर्क से, आईपी पैवलन के वर्क से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे। तो इन्होंने कहा था साइकोलॉजी को ऑब्जर्वेबल वेरीफाइबल चीजों पर ही फोकस करना चाहिए, ना कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट खेलते रहे इधर, हमारे पास कुछ ना हो, हम लोग कैसे वो सब्जेक्टिव थोड़ी बनाएंगे सब कुछ। हम लोगों को कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, जो वेरीफाई कर सकते हैं। इन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ रेस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई। स्टडी ऑफ बिहेवियर के बारे में इन्होंने पढ़ा कि रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलाई, साइकोलॉजी की डेफिनेशन, द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी जो इन्होंने बनाई, वो बनाई स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो हम देखेंगे कि आगे जाकर बिहेवियरलिस्ट डोमिनेट है, इनके आगे आगे एडवांसमेंट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन और एक थे जो साइको एनालिसिस जिन्होंने दिया था लेटर, उनका नाम फ्रूड था। सिगमंड फ्रूड एक कौन थे सिगमंड फ्रूड, हु सिगमंड फ्रॉइड वाज। सिगमंड फ्रॉइड एक सीधे डॉक्टर थे, नॉर्मल डॉक्टर होता ना, फिजिशियन, सीधे थे वो। जब ट्रीट कर रहे थे ना अपने पेशेंट्स को, उन्होंने एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर देखा पेशेंट्स में। उसके बेसिस पे इन्होंने जो थ्योरी बनाई है उसको साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट बोला जाता है। साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट बोला जाता है। इन्होंने अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बोला, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया, साइको सेक्सुअल स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया इन्होंने, डिफरेंट डिफरेंट माइंड की ये बोला और एक्सपीरियंसेस के बारे में बोला, ग्रेटिफिकेशन, ईगो, सुपर ईगो के बारे में इन्होंने पर्सनालिटी का डिफाइन थोड़ा जिक्र किया। बट ये हम यहाँ पर सब कुछ डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज इन योर लेटर पार्ट्स ऑफ द स्टडी। ओके, सो आपको खाली जानना है यहाँ पर साइको एनालिसिस भी एक स्कूल ऑफ थॉट था, लेटर वो फ्रॉइड ने दिया था अनकॉन्शियस डिजायर्स के बारे में पढ़ने के लिए, ग्रेटिफिकेशन एंड स्कूल ईगो, सुपर ईगो के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था, पर्सनालिटी के पार्ट्स होते हैं। लेटर और एक वर्क थी जो आई थी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बना था, जिससे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो था वो कार्ल रॉजर्स ने दिया था एंड मैस्लो ने दिया था। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स आप बहुत ज्यादा देखेंगे इसमें है। इन्होंने बोला था फ्री विल होती है ह्यूमन बीइंग्स के पास टू अनफोल्ड द इनर पोटेंशियल। हमारी जिंदगी और बॉडी जो है, जो भी गॉड क्रिएट किया हुआ है, हमारे अंदर फ्री विल दी हुई है गॉड ने, फ्री विल। हमारे अंदर पोटेंशियल ऑलरेडी प्रेजेंट है, वी आर born with this potential। उसी को अनलॉक करने के लिए हम लोग खुद जिम्मेदार होते हैं। एंड द एनवायरमेंट जो हमारा सराउंड होता है, जिसमें हम होते हैं, ये इंसान है, इसका एनवायरमेंट है, इसका खुद का पोटेंशियल है, जो ये है इंटरलिंक्ड है।
तो वो हमारा ये स्टडी करता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इस पे एम्फेसिस करता है, डिटरमाइन करता है बिहेवियर इसी बेसिस पे, एनवायरनमेंट की कंडीशनिंग जो होती है पर्सन भी ह्यूमन फ्रीडम पे। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस जो थी, गेस्टॉल्ट, बिहेवियरलिज्म, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक, structuralism and functionalism, ये different approaches multiple perspectives, development and evolution of psychology के बारे में हमारे पास discussions लाते हैं। हमें पता होनी चाहिए every approach is not correct to its full potential, okay? I have to say something, every approach जो है वो fully potential नहीं है 100% to explain psychology में क्या पढ़ना चाहिए, what should be the approach of thought, बट हर किसी में अपनी अपनी खूबी है। गेस्टॉल्ट ने कुछ अलग दिया था, बिहेवियरलिज्म, साइकोएनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक ने डिफरेंटली एक्सप्लेन किया था। तो साइकोलॉजी में हम लोग ये चारों जो है, पांचों जितनी भी बिहेवियर थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, इंटरलिंक्ड वे में भी पढ़ते हैं। तो इससे एनरिच्ड हो जाता है, इससे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी पता चलती है, इससे बायसनेस भी नहीं आती है। अगर हम देखें जो डिफ़ॉल्ट या स्ट्रक्चरलिज़्म का अप्रोच था, उन्होंने हमें कॉग्निशन के बारे में सिखाया। दोनों तो स्ट्रक्चर और माइंड की बारे में बात कर रहे हैं ना, माइंड का सेंसरी लेयर है, स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्शियस के बारे में वो डिस्कस करा, परसेप्शन के बारे में डिस्कस करा। तो इन्होंने हमें कॉग्निशन के बारे में सिखाया। कॉग्निशन प्रोसेस होती है ना, इसमें आता है थिंकिंग, इसमें आता है परसीविंग, इसमें आता है मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल प्रोसेसेस कॉग्निशन में आती है, ओके? मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूड कॉग्निशन और उसका सब्जेक्ट मटेरियल का जो हम बोले, जहाँ से जो आया वो गेस्टॉल्ट एंड स्ट्रक्चरलिज्म की वजह से आया है कॉग्निशन। अंडरस्टूड? कॉग्निशन, कॉग्निशन में थिंकिंग होता है, परसीविंग आता है, मेमोरी आता है, डिसीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजें कॉग्निशन में होती है, इनोवेट होता है। तो हमारे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट स्पेसिफिक होते हैं, जो ह्यूमन माइंड को एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल बता देते हैं। वो माइंड को कैसे स्टडी करते हैं, माइंड को स्टडी कैसे करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का एक मॉडल, एक डिब्बा है ये इंफॉर्मेशन और माइंड, माइंड एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का, माइंड एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का डिब्बा है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आईपी डिब्बा है, उसको उपयोग करते हैं। मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट व्यू करते हैं ह्यूमन को कंस्ट्रक्टिवली एक्टिव सोशल, इसमें बोला उसका, उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म, इस टर्म को, ओके? रिमेंबर दिस टर्म कम्स, we can show here, कंस्ट्रक्टिविज्म। जीन पियागे की चार साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने चार की साइकोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया, बहुत आगे थ्योरीज जानिए, उनको कंस्ट्रक्टिव थ्योरी मिलती है माइंड के बारे में, उन्हें दिखाया है इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होती है, एक स्टेज पे, दूसरे स्टेज पे, तीसरे स्टेज पे आने के लिए। वैसे ही अनदर साइकोलॉजिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू वो रशियन